हेलो जी, क्या हाल चाल है। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको रूम नंबर 9 का पार्ट 4 एक्सप्लेन करने वाली हूँ, लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए चलते हैं अपने एक्सप्लेनेशन की ओर। एपिसोड 4 की शुरुआत होती है 25 दिसंबर 1984 की रात 1 बजे से, जब योंग बे की-सान की डेड बॉडी को घसीट कर लाता है और कार में हासा की बगल वाली ड्राइविंग सीट पे रख देता है। हासा तब बेहोश थी उस स्लीपिंग पिल्स की वजह से और योंग बे उसे वैसे ही कार में छोड़कर चला जाता है क्योंकि वो चाहता है कि हासा भी मर जाए। और कुछ देर बाद सुबह वहाँ पार्क चुल सुन, जो अभी सीईओ का सेक्रेटरी है, जॉगिंग के लिए आता है और उस कार में डेड बॉडी और हासा को देखता है तो पुलिस को इन्फॉर्म करता है, जिसके बाद वहाँ पुलिस, एम्बुलेंस, मीडिया सभी आ जाते हैं और योंग बे दूर से इन सबको देखता है। वहीं प्रेजेंट में हेड डॉक्टर जेल में नहीं होता और हासा की तबीयत खराब हो रही होती है, यहाँ तक कि उसकी सांसें भी रुक रही थी। तो एक प्रिजनर जो एक नर्स भी थी वो हेल्प के लिए आगे आती है और हासा को एईडी मशीन से शॉक देने जाती है। और हमें पता चलता है कि ये सब कुछ हेई का प्लान था कि वो हासा को पीच खिलाएगी क्योंकि उसकी बॉडी को पीच से एलर्जी है। और तब हेड डॉक्टर भी डे ऑफ के चलते हॉस्पिटल में नहीं होगा और वो उस नर्स की हेल्प से हासा को शॉक दिलवाएगी और उसके बाद उसे उसकी बॉडी वापस मिल जाएगी। और जैसे ही वो नर्स हासा को शॉक देती है, हेई तुरंत उसके ऊपर कूद जाती है। आपको पता नहीं ये सीन कैसा लगा, पर मुझे बहुत फनी लगा। इधर सीईओ उस लेडी का पता लगाने के लिए, जो उसकी आइडेंटिटी जानती है, एक लैब में आता है जहां वो उस सीसीटीवी रिकॉर्डिंग से मिली हासा की इमेज को हेई के हाइट, वेट, बॉडी मूवमेंट से मैच करवाता है, वो भी हासा के शूज के हेल्प से। और फाइनली उसे पता चलता है कि वो लेडी हेई थी जो आजकल हासा है। वहीं जेल में हासा को होश आता है और तब जिन भी उसके साथ था, पर तभी वहाँ हेई आती है जो आते साथ ही हासा से लड़ने लगती है क्योंकि उनकी बॉडी एक्सचेंज नहीं हुई। और जिन स्टाफ को बुलाता है, पर हासा बोलती है कि उसे हेई से ज़रूरी बात करनी है, जिसके बाद दोनों को बातें करते देखते हैं और हेई उसे अपना पूरा प्लान बताती है। पर हासा बोलती है कि इससे उसकी जान भी जा सकती थी। पर हेई के सर पे भूत सवार था अपनी बॉडी वापस पाने का और हासा वहाँ से जाने लगती है। पर हेई उसे उसकी मॉम की धमकी देती है कि वो अभी भी उसके कंट्रोल में है, जिसके बाद हासा को जिन के साथ वापस जाते देखते हैं और जेल स्टाफ हेई को वापस जेल में ले जाते हैं और उसे जोर से धक्का देते हैं, जिस वजह से उसे चोट आ जाती है। तो जिन उसकी ड्रेसिंग करता है और तब हेई उससे उसके और हासा के रिलेशन के बारे में पूछती है और फ्लैशबैक से दिखाते हैं कि जिन ने अपना और हासा का डीएनए टेस्ट कराया था, पर वो दोनों रिलेटेड नहीं थे। और प्रेजेंट में भी जिन हेई को यही बताता है कि उसे लगता था कि हासा उसकी मॉम है, पर वो गलत था, जिस पे हेई रिलैक्स होती है और बोलती है कि अच्छी बात है कि हासा जैसी लेडी उसकी मॉम नहीं है। हाँ, उसे वैसे सास नहीं चाहिए। पर जिन पूछता है कि वो अपने बारे में ऐसा क्यों सोचती है, क्यों वो खुद को थर्ड पर्सन की तरह रेफर करती है। तो हेई बोलती है कि भले ही वो उसका विश्वास करे या ना करे, पर वो रियल हेई है। एंड जिन वॉज लाइक, जय डोकरिया पागल हो गई है। पर हेई बोलती है कि वो इस चीज़ को साबित कर सकती है। पर इससे पहले कि वो कुछ बोलती, जिन उससे पूछता है कि क्या उसने जानबूझकर हासा को पीच दिया था, जिस पे हेई बोलती है कि उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं था और जिन उसे पागल बोलकर वहाँ से जाने लगता है। पर हेई बोलती है कि अगर वो रियल हेई नहीं होती तो उसे कैसे पता चलता कि उसे पीच से एलर्जी है। और हासा से बोलती है कि एटलीस्ट वो जिन को सच बता दे और जिन से उसका विश्वास करने को रिक्वेस्ट करती है। पर वो बोलता है कि उसकी नज़रों में वो एक कातिल है जिसने पहले उसके बड़े भाई योंग बे को मारा और अब हेई को मारना चाहती है। और हासा भी उसे धमकी देती है कि अगर उसने ये सब कुछ बंद नहीं किया तो वो उसे मेंटल हॉस्पिटल भेज देगी, जिसके बाद हेई कुछ नहीं बोलती और जिन हासा को वहाँ से लेकर चला जाता है। और नेक्स्ट सीन में जब वो हेई के घर आते हैं तो जिन डोर लॉक ओपन करने की कोशिश करता है तो हासा बोलती है कि उसने लॉक का पासवर्ड चेंज कर दिया है, जो बात जिन को स्ट्रेंज लगती है। और वो पूछता है कि आजकल वो उसके साथ अजनबियों सा बिहेव क्यों कर रही है, ना तो वो उससे प्रॉपरली बात कर रही है और ना ही टाइम दे रही है। जिस पे हासा बोलती है कि आजकल वो काम के चलते स्ट्रेस में है और पासवर्ड उसने चेंज इसलिए किया क्योंकि घर में बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जिन्हें उसे सिक्योर रखना है। जिसके बाद जिन उसे अपना ख्याल रखने का बोलकर वहाँ से चला जाता है।
नेक्स्ट डे हासा मीरान से मिलने उसके घर आती है और बताती है कि वो रियल हासा है, जिस पे मीरान विश्वास नहीं करती। पर हासा उससे जैसे बातें करती है, जैसा बिहेव करती है, उससे मीरान को भी उसकी रियल हासा होने का डाउट होता है, क्योंकि वो कुछ ऐसी बातें करती है जो उसे हासा की याद दिलाती है, जो सिर्फ वही जानती थी। वो उससे उन दिनों की बात करती है जब दोनों जेल में थे और हासा उसे अपना एड्रेस देकर वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में मीरान हासा से मिलने आती है, क्योंकि उसे यकीन हो जाता है कि वही रियल हासा है। वहीं बेचारा जिन अलग अपनी लाइफ, अपने रिलेटिव्स और हेई को लेकर परेशान होता है। नेक्स्ट डे मीरान हासा को उसकी मॉम के पास लाती है और यहाँ हासा अपनी मॉम के सर में एक चोट का निशान देखती है, जिसके बाद वो डॉक्टर से कंसल्ट करती है और डॉक्टर बताते हैं कि निशान देखकर लगता है कि उसकी मॉम के सर पे किसी भारी चीज़ से चोट आई है और ये भी एक वजह हो सकती है उसकी मॉम की बीमारी की। और तब हासा को याद आता है कि जब उसकी मॉम जेल में उससे मिलने आती थी, तब उन्होंने उसे बताया था कि उन्हें कुछ ऐसे एविडेंस मिले हैं जिससे वो इनोसेंट साबित हो सकती है। पर कुछ दिनों बाद वो अचानक से उससे मिलने आना बंद कर देती हैं और एक दिन उसे पता चलता है कि उसकी मॉम हॉस्पिटल में है। तो इसलिए हासा को लगता है कि किसी ने जानबूझकर उसकी मॉम को मारा है ताकि वो उस एविडेंस तक ना पहुंच पाए। उसके बाद वो अपनी मॉम को अपने साथ घर लाती है, उनका ख्याल रखती है और प्रॉमिस करती है कि वो सच तक ज़रूर पहुंचेगी और उन लोगों को सज़ा दिलवाएगी जिनकी वजह से आज उनकी ये हालत है। वहीं जिन से मिलने वो डिटेक्टिव आता है और उसे हेई के अपार्टमेंट के सीसीटीवी कैमरा से उस कुक का पता चलता है जिससे हेई ने जिन के बर्थडे वाले दिन कुकिंग कराई थी। दरअसल हेई ने उस कुक को लिफ्ट की जगह सीढ़ियों का इस्तेमाल करके वापस जाने को कहा था ताकि जिन उसे ना देख पाए, और तब वो उस डिलीवरी मैन से भी टकराया था जो हेई के घर के बाहर वो पार्सल रखे गया था। और वो कुक बताता है कि वो उस इंसान का चेहरा नहीं देख पाया था, पर फिर भी जिन उसे कुछ लोगों की फोटोज दिखाता है कि शायद वो बॉडी स्ट्रक्चर से उसे पहचान पाए। और जब वो कुक हेई के बॉस के हाथ की घड़ी देखता है तो बताता है कि उस डिलीवरी मैन ने भी सेम ऐसी ही घड़ी पहनी थी। इधर हासा को दिखाते हैं जो पुलिस हेडक्वार्टर आई थी 34 साल पुराने अपने केस के रिकॉर्ड्स लेने, और तभी उसके पास बोंग सैम आता है जो उसकी हेल्प करता है वो रिकॉर्ड्स निकलवाने में। पर उसमें क्राइम सीन के फोटोज मिसिंग थे और बोंग सैम बताता है कि वो सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट ऑफिस के फाइल रूम में होंगे, तो अगर वो उसे ट्रीट देगी तो वो फोटोज निकलवाने में उसकी हेल्प कर सकता है। इधर जिन हेई के बॉस से मिलने आता है पर दूर से कोई उनकी फोटो ले लेता है। नेक्स्ट सीन में जिन बॉस को वही बॉक्स दिखाता है जो उसने हेई के घर के बाहर छोड़ा था और पूछता है कि उसने उसे बॉक्स क्यों भेजा। वहीं सीईओ अपने सेक्रेटरी के साथ डिस्कस कर रहा था कि हेई हासा के केस से कैसे रिलेटेड है, और उसे पता चलता है कि वो उस प्रोसिक्यूटर की बेटी है जिसने पहले हासा का केस लिया था और उसके अकॉर्डिंग वो इनोसेंट थी। सीईओ को लगता है कि हेई और जिन का हासा के केस से जुड़ना कोई इत्तेफाक नहीं है, बल्कि उसके पीछे कोई और है जो उसके राज जानता है और उनका यूज कर रहा है। तभी सेक्रेटरी के मोबाइल पे एक फोटो आती है जिसमें जिन बॉस से मिलने गया था, जो देखकर सीईओ को लगता है कि बॉस ही वो मास्टरमाइंड है। इधर हेई का बॉस जिन से पूछता है कि क्या कभी उसे सीईओ की पोजीशन लेने की इच्छा हुई है, जिसपे जिन बोलता है कि वो डॉक्टर अपने भाई यानी सीईओ के कहने पे बना है और एसएचसी ग्रुप उसी का है, और उससे पूछता है कि वो उसके भाई और हासा के केस के बारे में क्या जानता है, जिसपे बॉस बोलता है कि वो एसएचसी ग्रुप को अपने कंट्रोल में ले ले और लॉ फर्म्स के सारे शेयर्स उसे दे दे जिसका ओनर सीईओ है, और तब वो उसकी हेल्प करेगा। लेकिन तभी बॉस की बेटी की जोर से चिल्लाने की आवाज़ आती है और जब वो बाहर आकर देखते हैं तो किसी ने बॉस के डॉग की जान ले ली थी जिससे वो बहुत प्यार करता था, और वो समझ जाता है कि ये किसका काम है और इसलिए जिनको वहाँ से चले जाने को बोलता है। वहीं सीईओ को देखते हैं जो अपने कार में कुछ कर रहा था और एक फ्लैशबैक से दिखाते हैं कि एक दिन उसके डैड एक छोटे से बच्चे को लेकर आते हैं और बताते हैं कि वो बच्चा एसएचसी ग्रुप का नेक्स्ट ओनर है जिसका नाम जिन है, और प्रेजेंट में सीईओ अपने बेटे की चांद से चाहता है कि उसके बाद वो एसएचसी ग्रुप का ओनर बने। वहीं जिन बिल्कुल अकेला होता है, उसे समझ ही नहीं आता कि वो क्या करे, और ऐसे में वो हेई को मिस करता है और उसे मैसेज करता है, पर चूंकि अब वो मैसेजेस हासा को मिलते हैं और वो उन पे ध्यान ही नहीं देती और बिजी होती है अपने केस की स्टडी में, तो प्लान करती है कि वो सीईओ के बेटे की चांद को उसे दूर कर देगी। तब उसे उस दर्द का एहसास होगा जो उसने उसे दिया है, और धीरे धीरे उससे उसकी फैमिली, उसका बिजनेस सब कुछ छीन लेगी, क्योंकि वो ये सब कुछ डिजर्व नहीं करता, और उसे उसी कंडीशन में ले आएगी जब वो उससे पहली बार मिली थी। तभी जिन भी उसके अपार्टमेंट के नीचे आ जाता है उससे मिलने के लिए, पर वहाँ वो बोंग सैम को देखता है हासा से सिक्योरिटी कैमरा के थ्रू बातें करते हुए, और हासा उसे घर पे बुलाती है ट्रीट देने के लिए, तो जिन वहाँ से चला जाता है। दरअसल बोंग सैम वहाँ हासा को ये बताने आया था कि उसे डिस्ट्रिक्ट ऑफिस के फाइल रूम में जाने की परमिशन मिल गई है,
पर जिन ने सिर्फ ट्रीट वाली बात सुनी और उसे लगता है कि शायद हेई उससे दूर जा रही है। नेक्स्ट डे बोंग सैम हासा को फाइल रूम में लेकर आता है और उसके सामने अपनी शेखी बघारता है कि यहाँ आना किसी को अलाउड नहीं है, पर मैंने अपना लिंक यूज़ किया, वो भी उसके लिए। मैं बता रही हूँ कि ये लास्ट में रोएगा। पर यहाँ वो लोग नोटिस करते हैं कि हासा के केस की फ़ोटोज़ तो वहाँ है, पर उस फोटोज़ में एक भी विक्टिम की यानी ड्राइविंग सीट पे बैठे इंसान की सामने से फ़ोटो नहीं है, जिससे कि विक्टिम का फेस कंफर्म हो सके। उसके बाद नेक्स्ट सीन में दोनों को साथ में ड्रिंक करते देखते हैं और बोंग सैम हासा से पूछता है कि वह हासा के केस में इतना इंटरेस्टेड क्यों है, क्या उस केस का की चान के केस के साथ कोई कनेक्शन है। इस पे हासा मना करती है, पर बोंग सैम बोलता है कि जब वो की चान के केस पे काम कर रहा था तब उसे पता चला था कि की चान के अंकल योंग बे का हासा ने मर्डर किया था, इसीलिए उसे लगता है कि दोनों केस का आपस में कनेक्शन है। पर जब हासा की लाल लाल आंखें देखता है तो तुरंत भीगी बिल्ली बन जाता है। नहीं, कोई कनेक्शन नहीं है, क्या पुलिस बनेगा रे तू। उसके बाद हासा इतना ड्रिंक कर लेती है कि बोंग सैम उसे अपने बैग पे घर छोड़ने जाता है। जाओ तुम क्लोज, वो तो बाद में पता चलेगा, खैर छोड़ो, मुझे क्या है। नेक्स्ट डे मीरान हासा के लिए लेटेस्ट ब्रांडेड कपड़े, ज्वेलरीज, बैग्स एंड शूज मंगवाती है और बोलती है कि रात वो नशे में बोल रही थी कि उसे हेई जैसा बनना है, तो उसके जैसा बनने के लिए उसे ना केवल की चैन के केस की रिपोर्ट को रटना है, बल्कि उसकी लाइफस्टाइल भी कॉपी करनी होगी, जैसे कि वो क्या पहनती है, क्या खाती है, कितने पैसे खर्च करती है, वगैरह वगैरह। वैसे भी हेई बनना आसान नहीं है क्योंकि उसका शेड्यूल बहुत टाइट है, तो एटलीस्ट वो उसे प्रॉपरली कॉपी करे और हासा का पूरा मेक ओवर कराती है। और अगले दिन से हासा फिर से ऑफिस ज्वाइन करती है और मीरान को अपना पर्सनल सेक्रेटरी अपॉइंट करती है, जो देखकर हेई का असिस्टेंट चिढ़ता है कि यहाँ उसके अपने पोजीशन का ठिकाना नहीं है और वो अपने लिए पर्सनल सेक्रेटरी अपॉइंट कर रही है। और पूरे टाइम मीरान और हेई का असिस्टेंट आपस में लड़ते रहते हैं। वहीं हेई जेल में मौका पाकर हेड डॉक्टर के सिस्टम से न्यूज़ चेक करती है और उसे पता चलता है कि की चैन का केस वो ऑलमोस्ट हारने वाली है और वो ऐसे ही अपना करियर बर्बाद होते नहीं देख सकती थी। तो वो अपने बॉस को एक लेटर लिखती है जिसमें वो अपनी और हासा की पूरी बॉडी एक्सचेंज वाली स्टोरी बता देती है। और जब ऑफिस में मीरान देखती है कि जेल से बॉस के नाम एक लेटर आया है, वो भी हासा के नाम से, तो वो तुरंत हासा को इस बात की जानकारी देती है, जिसके बाद हासा फौरन आती है बॉस के चैम्बर में और वो देखती है कि बॉस ने अभी वो लेटर नहीं पढ़ा है, तो वो उससे वो लेटर ले लेती है और कहती है कि इसमें हासा ने उसके लिए कंप्लेन ही की होगी क्योंकि उसके केस के रीट्रायल के लिए दोनों की प्रॉपर मीटिंग नहीं हो पा रही। पर बॉस उससे वो लेटर ले लेता है और पूछता है कि क्या सच में उसकी और हेई की बॉडी एक्सचेंज हुई है, क्या वो सच में हासा है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो एपिसोड 4 की एक्सप्लेनेशन यहीं पे होती है ख़त्म। आपको एक्सप्लेनेशन कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा और मुझे इनकरेज करने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक अपना खूब सारा ख्याल रखिए। सायोनारा।